All right, student, let's start a new standard essay 510 initial audit engagement opening balances. Very easy standard. देखो भाई, पहले तो फोकस करो इस वर्ड पे इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट और हमारा दूसरा वर्ड है ओपनिंग बैलेंस। हम पहले इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट का मतलब समझते हैं। क्या है ये इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट? तो इसको अपन इधर समझते हैं। सो देखो, सीन क्या होता है। अगर मैं एंगेजमेंट की बात करूं तो आपकी एंगेजमेंट दो तरीके की होती है। एक होती है रिकरिंग, जिसका हमने ऐसे 210 में डिस्कशन करा था, और एक होती है आपकी इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट। रिकरिंग तो क्या होता है, प्रीवियस ईयर और करंट ईयर में ऑडिटर सेम है। मतलब पिछले साल भी तुमने ऑडिट करी थी, इस साल भी तुम ऑडिट कर रहे हो, दैट इज रिकरिंग ऑडिट। इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट इसका उल्टा। मतलब यहां पे कोई और ऑडिटर था। ये क्या हो सकता है सिचुएशन? प्रीवियस ईयर ऑडिट was done by predecessor auditor। मतलब दूसरी सीए फर्म, ठीक है, या फर्स्ट टाइम ऑडिट, फर्स्ट टाइम ऑडिट ऑफ एंटिटी। क्या कॉन्सेप्ट है, मेरी बात को ध्यान से सुनना। एंगेजमेंट दो टाइप के होते हैं, रिकरिंग भी हो सकता है, इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट भी होता है। रिकरिंग ऑडिट का कॉन्सेप्ट हमने ऐसे 210 में डिस्कस करा था, जहां पे ऑडिटर पिछले साल भी सेम था, इस साल भी सेम है। पिछले साल भी राजू ने ऑडिट करी थी, इस साल भी राजू ने ऑडिट करी है, ठीक है सर। इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट क्या, नाम पे फोकस करो, इनिशियल। इनिशियल मतलब यहां पे कहने का मतलब क्या, कि या तो पिछले साल ऑडिट हुई नहीं थी, ठीक है, या पिछले साल किसी और ने ऑडिट करी थी। किसी और ने ऑडिट करी थी मतलब किसी दूसरी सीए फर्म ने ऑडिट करी थी। दैट इज द केस ऑफ इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट। क्या ये बात आपको समझ में आती है? इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट का ये मेन कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब समझो दूसरा कॉन्सेप्ट, ओपनिंग बैलेंस। सेकंड कॉन्सेप्ट जो हमको डिस्कस करना है, ओपनिंग बैलेंस। अब ट्राई टू अंडरस्टैंड। 31 मार्च 2024, यहाँ पे बैलेंस शीट के आइटम्स है, इनका क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है। हाँ सर। ये जब 1 4 2024 में होगा तो यही फिगर ओपनिंग बैलेंस हो गए। बिल्कुल सर, है ना। इसी को बोलते हैं ओपनिंग बैलेंस। जो पिछले साल के क्लोजिंग बैलेंस थे उसी को बोलते हैं ओपनिंग बैलेंस, ठीक है सर। अच्छा, ट्राई टू अंडरस्टैंड ना, ये जो ओपनिंग बैलेंस है, इसमें अकाउंटिंग पॉलिसीज भी ऑडिटर कंसीडर करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, पिछले साल इन्वेंट्री का क्लोजिंग स्टॉक का जो वैल्यूएशन था ना, वो फीफो मेथड पे था। तो ऑडिटर जब इधर देखेगा ना इस ओपनिंग बैलेंस पे, तो उस अकाउंटिंग पॉलिसी को भी कंसीडर करता है, ठीक है सर। ओपनिंग बैलेंस मतलब एक तो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्रीवियस ईयर, साथ में इसकी अकाउंटिंग पॉलिसी का एस्पेक्ट भी देखते हैं, इस पे बहुत सारी बातें अपन करेंगे, और साथ में डिस्क्लोजर्स, डिस्क्लोजर्स लाइक कंटिजेंट लाइबिलिटीज। कंटिजेंट लाइबिलिटी डिस्क्लोज करा था, ये डिस्क्लोजर्स भी ओपनिंग बैलेंस के डेफिनेशन में इंक्लूड होते हैं, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट क्या है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। तुम पिछले साल ऑडिट नहीं कर रहे थे, किसी और ने ऑडिट करी थी, या ऑडिट हुई नहीं थी। मुद्दा क्या है, ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस पिछले साल से क्यों आते हैं? तो तुम्हें क्या देखना है कि यार वो सही से कैरी फॉरवर्ड हुए नहीं हुए, अकाउंटिंग पॉलिसी कंसिस्टेंट है या नहीं है। तुम्हें इस तुम्हारा मैटर ऑफ डिस्कशन ये है। अब एक सिंपल लॉजिक लगाओ ना यार, आर्टिकलशिप में क्या होता होगा? आर्टिकलशिप में अगर बिल्कुल बेसिक बात करूँ, तो पिछले साल के बैलेंस शीट के फिगर्स लेते थे, इस साल के
फिगर्स लिए, चेक कर लिया कि भाई वो कैरी फॉरवर्ड सही से हुए नहीं हुए, फिगर बाय फिगर कैरी फॉरवर्ड हुए नहीं हुए, पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू इस साल को ओपनिंग स्टॉक में कंसीडर्ड हुआ, ओपनिंग स्टॉक आया नहीं आया, यही चीज़ है। सर इतना करने की ज़रूरत क्यों है? मेरे भाई अगर ओपनिंग गलत हो गया तो बाकी का पूरा रिजल्ट जो निकलेगा वो गलत ही निकलेगा ना। ओपनिंग इसलिए देखना ज़रूरी है, ठीक है। अब ट्राई टू अंडरस्टैंड वन मोर थिंग, ये स्टैंडर्ड किस पे एप्लीकेबल है? इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट में, क्योंकि तुम ऑडिटर नहीं थे ना, ऑडिट किसी और ने करी थी या हुई नहीं थी, इसलिए ये सब दिमाग लगाने की जरूरत पड़ रही है। रिकरिंग ऑडिट में हम ये सब बातें नहीं करते, हम बातें ही कब कर रहे हैं? जब दिस इज अ केस ऑफ इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट। क्या ये बात आपको समझ में आती है? कॉन्सेप्ट समझ में आता है? पहले तो कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करना जरूरी था हमारा, ठीक है। इधर आओ, अब अपन है ना कुछ डेफिनेशंस पढ़ते हैं। इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट, ओपनिंग बैलेंसेस। सो ओपनिंग बैलेंसेस में क्या क्या चीजें आती है? ओपनिंग बैलेंसेस में अकाउंट बैलेंसेस कैरीड फॉरवर्ड फ्रॉम द प्रीवियस पीरियड, ठीक है, रिफ्लेक्टिंग पास्ट ट्रांजेक्शंस इवेंट एंड अप्लाइड अकाउंटिंग पॉलिसी। इसके साथ में जो डिस्क्लोजर्स होते हैं लाइक कंटिजेंसी एंड कमिटमेंट, कंटिजेंट लाइबिलिटीज होती है, कमिटमेंट भी आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में पढ़ा होगा, कमिटमेंट वर्ड भी यूज होता है बहुत जगह, ठीक है। तो ये सारे डिस्क्लोजर्स भी ओपनिंग बैलेंसेस में इंक्लूड होते हैं, ये बात बिल्कुल ध्यान में रख के चलना, बिकॉज यहाँ पे एमसीक्यू पूछा जा सकता है, ठीक है सर। इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट क्या था? इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट रेफर्स टू एंगेजमेंट इन विच आइदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द प्रायर पीरियड वर नॉट ऑडिटेड, या तो ऑडिट हुई नहीं थी या ऑडिट करी थी किसी प्री डिसेसर ऑडिटर ने। और प्री डिसेसर ऑडिटर कौन होता है? अरे दूसरी चार्टेड अकाउंटेंट की फॉर्म, ठीक है। अभी मैं कहना इस पे क्वेश्चन बना सकता हूँ, ठीक है। लेट्स से प्रीवियस ईयर ऑडिटर था, ऑडिटर था XYZ लिमिटेड, जिसके पार्टनर थे राजू, जिसने साइन करा था। करंट ईयर ऑडिटर चेंज नहीं हुआ है, ऑडिटर तो XYZ लिमिटेड ही है, पर लेट्स से पार्टनर श्याम इसकी ऑडिट कर रहा है, लेट्स से, ठीक है। अब नाउ रीड द डेफिनेशन एंड सोचो, क्या ये रिकरिंग ऑडिट है या इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट है? सोचो थोड़ा सा, सोचो भाई मेरे, रिकरिंग ऑडिट है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? प्रीडिसेसर ऑडिटर का मतलब क्या लिखा हुआ है? डिफरेंट ऑडिट फर्म। अरे ऑडिट फर्म तो सेम ही है ना, बस पार्टनर अलग साइन कर रहा है इस बार। क्या ये बात आपको समझ में आती है? ठीक है, इतनी बारीकी वाली बात है, आईसीआई यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। प्री डिसेसर ऑडिटर का भी आपको टेक्निकल लैंग्वेज मैंने पढ़वा दी, ठीक है, डन। अब आ जाओ मेन अपने ऑडिट प्रोसीजर पे। बहुत सिंपल ऑडिट प्रोसीजर है, बहुत सिंपल। हमारा मुद्दा क्या है? पहले हमारा मुद्दा हमें समझ में आना चाहिए। सर मुद्दा क्या है? वो लिखा हुआ है यहाँ पे। हमें एज अ ऑडिटर हमें ऑब्टेन करना है सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस वेदर ओपनिंग बैलेंस कंटेन मिसस्टेटमेंट। ये जो ओपनिंग बैलेंस है ना, क्या इसमें मिसस्टेटमेंट है क्या? और ये मिसस्टेटमेंट भी क्या मटेरियली अफेक्ट करता है करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को? अगेन ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओपनिंग बैलेंस में मिसस्टेटमेंट है क्या, और ये मिसस्टेटमेंट करंट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्या मटेरियली इंपैक्ट करता है? हमारा मुद्दा ये है, फर्स्ट पॉइंट इज दिस, और सेकंड पॉइंट का डिस्कशन हम यहां पे करेंगे, ठीक है। उसको छोड़ दो अभी, सेकंड पॉइंट को, फर्स्ट पॉइंट पे फोकस करो, ठीक है। तो इसके लिए हमें ऑडिट प्रोसीजर डिजाइन करने हैं। ऑडिट प्रोसीजर डिजाइन करने हैं तो ऑडिट प्रोसीजर बड़े सिंपल है, पर लैंग्वेज साथ के साथ में पढ़ते जाना। ऑडिटर शैल ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस अबाउट वेदर द ओपनिंग बैलेंस कंटेन मिसस्टेटमेंट दैट मटेरियली अफेक्ट द करंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय। हमें डिटरमाइन करना है, हमें डिटरमाइन क्या करना है सर, कि क्या प्रायर पीरियड के क्लोजिंग बैलेंस करेक्टली ब्रॉट फॉरवर्ड हुए टू द करंट पीरियड। यही तो देखना है हमें, यही तो डिटरमाइन करना है। एंड साथ के साथ में सपोज करो कुछ क्लोजिंग बैलेंस में जो कैरी फॉरवर्ड हुए कुछ गलती थी, तो गलती थी तो उसका एडजस्टमेंट कैसे करते हैं? कैसे करते हैं मेरे भाई? प्रायर पीरियड आइटम के हिसाब से। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इसका पता होना चाहिए तुम्हें, है ना। तो क्या ऐसा कुछ एडजस्टमेंट भी हुआ है क्या?
और व्हेन अप्रोप्रिएट एनी एडजस्टमेंट हैव बीन डिस्क्लोज एज प्रायर पीरियड आइटम्स इन द करंट ईयर प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है। सेकंड, डिटरमाइन वेदर द ओपनिंग बैलेंस रिफ्लेक्ट द एप्लीकेशन ऑफ एप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसी। फॉर एग्जांपल, ऑडिटर क्या देखता है कि भाई क्लोजिंग स्टॉक तुमने फीफो मेथड से वैल्यू करा था, तो वो इस साल भी क्या सेम चीजें फॉलो हो रही है। ऑडिटर अकाउंटिंग पॉलिसी में ये एंगल देखने की कोशिश करता है, इसके बारे में डिस्कशन अपना आगे है। ठीक है। तो पहले तो तुमने आंसर की भूमिका बनाई है, अभी तक तो ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म ही नहीं करे, अभी तो तुमने भूमिका बनाई है। सर हमें डिटरमाइन क्या करना है कि प्रायर पीरियड की क्लोजिंग बैलेंस करेक्टली कैरी फॉरवर्ड हुए क्या, साथ के साथ में कोई एडजस्टमेंट है क्या प्रायर पीरियड आइटम जैसा, दूसरा अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या अप्रोप्रिएट है क्या। पहले तो तुम डिटरमाइन कर रहे हो, भूमिका बना रहे हो, अब फाइनली ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने के बारे में बात होती है। पहला तो सिंपल, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट हुए हुए पिछली बार, तुमने करे थे क्या? नहीं 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 नहीं, किसी और ने, तभी तो ये स्टैंडर्ड पढ़ रहे हो तुम। तो तुम्हें क्या करना, तुम सीधे बोलो कॉपीज दो भैया, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज दो, और तुम कॉपी से मैच कर लोगे। सिंपल इज दैट। तो पर यूजिंग द कॉपीज ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूडिंग द अदर रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स, एक तो ये कर सकते हो। ठीक है। इसके अलावा क्या हो सकता है, assess if current audit procedure provide evidence for opening balances। for example, तुम let's say प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यूएशन चेक कर रहे थे इस साल, क्लोजिंग बैलेंस। तो क्लोजिंग बैलेंस को जब तुम चेक कर रहे थे तो पूरी कैलकुलेशन में तुम्हारा ओपनिंग बैलेंस पे भी तो फर्क पड़ गया ना। ओपनिंग बैलेंस सही होगा तो ही तो क्लोजिंग बैलेंस आएगा। या सपोज करो, और इजी एग्जांपल देता हूँ, थोड़ा सा ये तो टेक्निकल हो गया, और इजी एग्जांपल देता हूँ। डेटर का लेजर तुम मिला रहे थे पूरे साल भर का, तो डेटर का लेजर तुम मिला रहे थे, तुमने एक्सटर्नल कंफर्मेशन मंगवाया पार्टी से कि यार पूरा का पूरा लेजर भेज दो, उसने साथ के साथ में ओपनिंग बैलेंस भी भेज दिया, सारे ट्रांजेक्शन्स भी भेज दिए, तुमने भी मैच कर लिया, तो वो ऑटोमेटिकली करंट ईयर का ऑडिट एविडेंस लेते समय तुम्हें ओपनिंग बैलेंस का भी काम हो गया क्या तुम्हारे। तुम्हारा मुद्दा तो क्या था, सारे ट्रांजेक्शन चेक हो जाए, पर सारे ट्रांजेक्शन चेक करने से तुम्हारा ओपनिंग बैलेंस भी सही है या नहीं है पता पड़ जाएगा क्या। हाँ सर। एंड वॉट यू कैन डू, यू कैन कंडक्ट स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल, तुमने बैंक वालों से बोला यार बैंक वालों यार कंफर्मेशन भेजो ना, 31 मार्च 2024 का कंफर्मेशन भेजना, और तुमने बैंक को बोला साथ के साथ में 31 मार्च 2023 का भी भेज देना कंफर्मेशन। ठीक है। इससे क्या हुआ, ओपनिंग बैलेंस वेरीफाई हो गया। सो एज अ ऑडिटर व्हाट यू नीड टू डू, यू कैन परफॉर्म वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग। ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कॉपीज देख लो। दूसरा, करंट ईयर से रिलेटेड ऑडिट एविडेंस ले रहे थे तो तुम्हारा ओपनिंग बैलेंस का साथ में काम हो गया। एंड तीसरा, परफॉर्म स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर टू वेरीफाई ओपनिंग बैलेंस, लाइक जो मैंने तुम्हें बैंक का बैलेंस बोला ना, वो वाला एग्जांपल हो गया। क्या ये बात आपको समझ में आती है? अगर सब कुछ ठीक है तो बात ही खत्म। बट अगर ओपनिंग बैलेंस में अगर मटेरियली मिसस्टेटमेंट है, अगर मिसस्टेटमेंट है जो करंट ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मटेरियली इंपैक्ट करता है, तो ऑडिटर को फर्दर ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करनी पड़ेगी। अगर बात सब कुछ बढ़िया हो गई, ठीक हो गया, तब तो ठीक है, अदरवाइज आपको यहां पे 705 के बेसिस पे मॉडिफिकेशन पे जाना पड़ेगा। क्या ये बात आपको समझ में आती है? ओपनिंग बैलेंस में मिसस्टेटमेंट मिले थे जो करंट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मटेरियली इंपैक्ट कर रहे हैं। अगर मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी को कम्युनिकेट करने के बाद में उन्होंने सब कुछ ठीक कर दिया, बात खत्म ना मेरे भाई। बट अगर सब कुछ ठीक नहीं करा ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मॉडिफाई करना पड़ेगा। क्या ये बात आपको समझ में? मॉडिफिकेशन की तरफ जाना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, मॉडिफिकेशन की तरफ जाते हो ना, तो दो केसेस बन सकते हैं। सफिशिएंट एविडेंस ऑन ओपनिंग बैलेंस इज अनअवेलेबल। अगर अनअवेलेबल है तो यहाँ पे थोड़ी सी ऐसे 705 की नॉलेज होगी आपको तो बेटर होगा, वरना अंडरस्टैंडिंग में दिक्कत आ सकती है। आई वुड बी डिस्कसिंग मॉडिफिकेशन की टाइप्स इन ऐसे 705। बट अगर अनअवेलेबल है तो यहाँ पे कौन सा ओपिनियन कर सकते हो आप, क्वालिफाइड या डिस्क्लेमर। बिकॉज सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस कब नहीं मिलता, अगर नहीं मिलता तो क्वालिफाइड या डिस्क्लेमर करते हो आप, है ना। या दूसरा, आपको सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल चुका है, देन व्हाट यू विल बी डूइंग, क्वालिफाइड या एडवर्स। ठीक है, क्वालिफाइड या एडवर्स। क्या ये बात आपको समझ में आती है? एक बार मैं पूरा का पूरा टॉपिक आपको वापस रिकैप करा देता हूँ। ओपनिंग बैलेंस में मिसस्टेटमेंट है क्या,
और वो मिसस्टेटमेंट करंट पीरियड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मटेरियली इम्पैक्ट करते हैं क्या, इसके लिए ऑडिटर को सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस चाहिए। ठीक है, ऑडिटर को क्या डिटरमाइन करना है कि प्रायर पीरियड के क्लोजिंग बैलेंस करेक्टली ब्रॉट फॉरवर्ड हुए, साथ के साथ में अकाउंटिंग पॉलिसीज अप्रोप्रिएट है क्या। तो ऑडिटर क्या करेगा, अगर पिछले साल ऑडिट हो रखी थी तो उसकी कॉपीज मंगवा लेगा, या वो करंट ऑडिट प्रोसीजर्स लगाएगा जिससे उसको ओपनिंग बैलेंसेस पे एविडेंस मिल सकता है, या तीसरा वो स्पेसिफिक प्रोसीजर्स लगाएगा ऑन ओपनिंग बैलेंस। इनमें से कुछ भी कर लो, चल जाएगा। अगर मिसस्टेटमेंट है जो मटेरियल इंपैक्ट करते हैं, टीसीडब्ल्यूजी मैनेजमेंट वालों को बोलो सही कर दो। अगर सही नहीं कर रहे तो मॉडिफिकेशन की तरफ जाना है। अब मॉडिफिकेशन में दो बातें हो सकती है, अगर सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल गया क्वालिफाइड एडवर्स, अगर नहीं मिला क्वालिफाइड डिस्क्लेमर। ये जो ऐसे 705 मॉडिफिकेशन का मैंने आपको केसेस बताया ना, ये अगर आपने ऑलरेडी 705 पढ़ रखा है कहीं ना कहीं तो बहुत ईजिली आपको समझ में आ जाएगा। अगर नहीं पढ़ रखा तो 705 अपन पढ़ेंगे ना, उसके बाद में इसको कनेक्ट करके देखना। क्या ये बात आपको समझ में आती है? डन 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 डन। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर मैं बोलूँ तो अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है इस टॉपिक से, तो सबसे प्रायोरिटी वाला क्वेश्चन यही होगा, 4 नंबर का। ठीक है, डन। चलो अब आगे बढ़ते हैं। यार ये ऑडिट प्रोसीजर कितने लगाने कैसे लगाने हैं, वो कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर डिपेंड ऑन, फॉर एग्जांपल फर्स्ट, अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलोड बाय एंटिटी। अकाउंटिंग पॉलिसीज अगर सेम है तो ऑडिट प्रोसीजर कम भी लग जाएगा, चलेगा। बट अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंजेस हुए तो भाई देखना पड़ेगा ना क्या अप्रोप्रिएट है क्या। दूसरा, नेचर ऑफ अकाउंट बैलेंस क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन डिस्क्लोजर्स एंड द रोमम इन द करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब कि यार ये जो पर्टिकुलर जैसे बैलेंसेस है उनमें कितना रोमम है, करंट ईयर के जो अकाउंट्स है बैलेंसेस उनमें कितना रोमम है। ठीक है, उस हिसाब से आप जजमेंट लेते हो कि भाई मुझे ऑडिट प्रोसीजर ज़्यादा लगाने या कम लगाने ओपनिंग बैलेंस पे। सिग्निफिकेंस ऑफ ओपनिंग बैलेंस रिलेटेड टू द करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लेट्स से एग्जाम्पल लेता हूँ, पीपीई 10 लाख था ओपनिंग और क्लोजिंग भी है 12 लाख का। तो यार 10 लाख का ओपनिंग फिगर इज वेरी रिलेटिवली हाई, तो आप क्या सोचोगे, ज़्यादा प्रोसीजर लगा लेते। And last, whether the prior period financial statement were audited and if so, whether the predecessor audit opinion was modified। ऐसे केस में तो भाई ऑब्वियसली आपको ज़्यादा प्रोसीजर्स ही लगाने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि पिछले साल हमारे जो प्रीडिसेसर ऑडिटर थे ना, उन्होंने मॉडिफिकेशन करा था तो भाई मटेरियल में स्टेटमेंट दे। अब वो मटेरियल में स्टेटमेंट है तो आपको ज़्यादा ही लगाने पड़ेंगे ना, क्या ये सही हुए नहीं हुए, करंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कितना इम्पैक्ट कर रहे हैं। ये तो स्पेशल केस हो गया आपका। क्या ये बात आपको समझ में आती है? तो ऑडिट प्रोसीजर डिपेंड करेगा कुछ फैक्टर्स पे, जिनके मैंने आपको बेसिक एग्जांपल्स दिए। अकाउंटिंग पॉलिसीज कौन सी थी, नेचर ऑफ असर्शंस हो गए, सिग्निफिकेंस ऑफ ओपनिंग बैलेंस इन द करंट ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पिछले साल के ऑडिटर ने मॉडिफाइड ओपिनियन दिया था। ठीक है, बात समझ में आती है? इतनी क्लैरिटी है क्या ऐसे 510 में? डन, आगे बढ़े। अब मेरी बात को थोड़ा सा और सुनना। एक छोटा सा टॉपिक है कंसिस्टेंसी ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। दूसरा ऑब्जेक्टिव पहले तो अपन पढ़ते हैं। एज अ ऑडिटर हमको क्या देखना है कि जो अकाउंटिंग पॉलिसीज है वो फॉलो कंसिस्टेंटली हुई है क्या, और अगर नहीं हुई है तो उसके चेंजेस प्रॉपर तरीके से अकाउंटेड प्रॉपर प्रेजेंटेड या डिस्क्लोज हुए क्या एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ। यही आपका ऑब्जेक्टिव दे रखा है। मैं आपको समझाता हूँ इधर। सिंपल बात है कंसिस्टेंसी ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी में। यार इसकी स्पेलिंग देख लेना, कंफ्यूजन हो गया मुझे। कंसिस्टेंसी पता नहीं, स्पेलिंग में कंफ्यूजन हो गया, देख लेना तुम। देखो, अगर अकाउंटिंग पॉलिसी कंसिस्टेंट है तब तो ओके है। बट अकाउंटिंग पॉलिसी अगर कंसिस्टेंट नहीं है तो ऑडिटर को क्या देखना है, क्या इसका एपीडी हुआ है क्या, क्या प्रॉपर अकाउंटिंग हुई है क्या, प्रेजेंटेशन हुई है क्या, डिस्क्लोजर हुई है क्या। अगर ये नहीं हुआ होगा तो ऑडिटर अगेन मॉडिफिकेशन की तरफ जाएगा। पर मॉडिफिकेशन में तुम्हें सोचना है कि सर क्वालिफाइड करे, एडवर्स करे या डिस्क्लेमर करे। ऑब्वियसली क्वालिफाइड या एडवर्स करेंगे बिकॉज सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस तो मिल जाएगा ना मेरे भाई। सर क्या लॉजिक है?
कैसे मिलेगा? अरे मेरे भाई चार्टर्ड अकाउंटेंट है तू, ऑडिट कर रहा है, अकाउंटिंग पॉलिसी एप्रोप्रिएटली अप्लाई हुई या नहीं हुई है ये तो तुम कोई 11th-12th क्लास का बच्चा भी बता देगा। चार्टर्ड अकाउंटेंट होने का क्या फायदा तेरा फिर? तो यहाँ पे स्टैंडर्ड बिना एक्सप्लेन करे सीधे बोलते हैं क्वालिफाइड या एडवर्स, और भाई बाय डिफॉल्ट लॉजिक उसका समझ में आना चाहिए तुम्हें, क्वालिफाइड या एडवर्स। क्या ये बात आपको समझ में आती है? कंसिस्टेंसी ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। डन 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 डन। सो दिस वाज अ स्टैंडर्ड, बहुत ही इजी स्टैंडर्ड है, इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट ओपनिंग बैलेंसेस। ठीक है, बस मतलब हर चीज़ों का पता होना चाहिए, यही बातें यहाँ पे दे रखी है। कंसिस्टेंसी ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी पूरा आप रीड करोगे और यहाँ पे क्वालिफाइड या एडवर्स ओपिनियन देना है एज पर SA 705। डन डन डन, क्लैरिटी है? डन। दिस कंप्लीट्स योर SA 510। इसके कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं जो मैंने आपको होमवर्क दिए है, ये आप खुद से पढ़ोगे और कोई डाउट होगा तो आप पूछोगे। ठीक है, बाकी आपका SA 510 पूरा कंप्लीट हो चुका है। माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स रिवाइज SA 510 अगेन। SA 510 में इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट, ओपनिंग बैलेंस। इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट क्या था? पिछले साल हमने ऑडिट नहीं करी थी, मतलब किसी और ने करी होगी या ऑडिट ही नहीं हुई होगी। और ओपनिंग बैलेंस में क्या था? क्लोजिंग बैलेंस के जो फिगर्स है उसकी अकाउंटिंग पॉलिसीज भी हो गई साथ के साथ में, और उसके डिस्क्लोजर्स भी हो गए। ठीक है सर, तो एज अ ऑडिटर हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेना कि ओपनिंग बैलेंस में मटेरियल मिसस्टेटमेंट है क्या, ओपनिंग बैलेंस में मिसस्टेटमेंट है क्या जो करंट ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मटेरियल इंपैक्ट करते हैं। इसके लिए ऑडिट प्रोसीजर क्या लगाओगे? तो इसकी थोड़ी सी भूमिका बनाओ पहले। भूमिका के लिए 2 पॉइंट तो डिटरमाइन वाले थे। डिटरमाइन कि क्लोजिंग बैलेंस करेक्टली कैरी फॉरवर्ड हो गया क्या, और उसमें कोई प्रायर पीरियड आइटम जैसा कुछ एडजस्टमेंट है क्या। दूसरा, अकाउंटिंग पॉलिसी अप्रोप्रिएट है क्या, अकाउंटिंग पॉलिसी क्या ओपनिंग बैलेंस सही से रिफ्लेक्ट कर रहा है अकाउंटिंग पॉलिसीज को, ये बातें करनी थी। तो इसके लिए ऑडिट प्रोसीजर्स लगाने, वन और मोर, एक या एक से ज़्यादा प्रोसीजर तुम लगा सकते हो। सर क्या करना था हमें? करंट ईयर, अगर पिछले साल ऑडिट हुई थी तो उसकी कॉपीज ले लो, या जो करंट ईयर में तुमने ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करा क्या वो ओपनिंग बैलेंस से रिलेटेड भी रेलिवेंट है। एंड तीसरा, व्हाट यू कैन डू, यू कैन परफॉर्म स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर रिलेटिंग टू ओपनिंग बैलेंस। सारे मैंने एग्जांपल्स दिए थे। अगर मिसस्टेटमेंट मिला है तो तुम्हें देखना है कि करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मटेरियल इंपैक्ट कर रहा है क्या, कम्युनिकेट टू मैनेजमेंट TCWG। इफ दे करेक्टेड दैट इज ओके, अगर करेक्ट नहीं करते तो किसके पास जाएगा? सर ऑप्शन ही नहीं बचा ना, मैनेजमेंट फिर TCWG, फिर तो सर मॉडिफिकेशन की तरफ जाएंगे, क्वालिफाइड एडवर्स या क्वालिफाइड डिस्क्लेमर। तो डिपेंड करेगा सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल गया है क्या। अगर मिल गया है कि सर मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इंपैक्ट कर रहा है, क्वालिफाइड एडवर्स की तरफ जाना। अगर सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिला है, क्वालिफाइड डिस्क्लेमर की जगह जाना। ठीक है सर, अकाउंटिंग पॉलिसी से रिलेटेड भी आपको एक MCQ पूछा जा सकता है। अकाउंटिंग पॉलिसी में अगर कोई चेंजेस हुए तो प्रॉपर तरीके से अकाउंटेड प्रेजेंटेड डिस्क्लोजर हुआ या नहीं हुआ है, अगर नहीं हुआ है तो मॉडिफिकेशन की तरफ जाना, बट डिस्क्लेमर ओपिनियन मत दे देना, पॉसिबल नहीं है लॉजिकली सोचना। क्या ये बात आपको समझ में आती है? दिस इज द मेन क्रक्स ऑफ SA 510। पूरा कंप्लीट हो गया, एग्जाम्पल्स आप खुद से रीड करोगे। थैंक यू। ऑल राइट पीपल, अब अपन ने कौन कौन से स्टैंडर्ड्स कवर कर लिए हैं 500 सीरीज के? 500 हो गया, 1 हो गया, 510 हो गया, ठीक है, 505 अपन ने कवर कर लिया। अब अपन कवर कर लेते हैं 550। बड़ा ही आसान स्टैंडर्ड है, पहले मैं आपको थोड़ी सी नोट्स दिखा देता हूँ। 550 के नोट्स देखोगे ना तो ये एक छोटा सा बॉक्स है जिस जो डेफिनेशन की बात करेगा, काफ़ी अच्छी डेफिनेशन है इसकी, तो इसको अपन एक अलग से डिस्कस करेंगे। बाकी इसके 3 टॉपिक है, तीनों टॉपिक में से किसी पे भी क्वेश्चन आ जाए, तीनों बड़े इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन आएगा, आपको एज इट इज उसका आंसर लिखना है। ठीक है, आंसर लिख कब पाओगे? जब आप टॉपिक को थोड़ा सा समझोगे, भाई रिलेटेड पार्टी है क्या। जैसे स्टैंडर्ड है रिलेटेड पार्टी, तो प्रॉब्लम्स क्या होती है मैं आपको प्रैक्टिकली बात करता हूँ। पहले ऐसे 550 रिलेटेड पार्टी, क्या स्टैंडर्ड में लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ छोड़ दो उसको यार, अभी ट्राई टू अंडरस्टैंड। रिलायंस है, रिलायंस लिमिटेड की इतनी सारी रिलेटेड पार्टीज है जिसका डिस्क्लोजर रिलायंस करती है। लेट्स से एग्जांपल के लिए 300 से ज़्यादा रिलेटेड पार्टीज होगी। सर इतनी ज़्यादा रिलेटेड पार्टीज? मैंने कहा बिल्कुल सर, रिलेटेड पार्टी क्या होती है उसके बारे में अपन बात करेंगे अभी, बट एक बेसिक समझना है यार। होल्डिंग सब्सिडरी वाला रिलेशन, होल्डिंग एसोसिएट, JV वाला रिलेशन, है ना, इसके अलावा भी बहुत कॉम्प्रिहेंसिव होता है।
बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव, इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है कि इफ बट करके इतने रिलेटेड पार्टी की रिलेशनशिप बन सकती है। ठीक है, अब ट्राई टू अंडरस्टैंड। रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स बड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं। सर कॉम्प्लेक्स क्यों होते हैं? होल्डिंग ने सब्सिडरी से कोई सर्विसेज ली, ठीक है, मतलब इसमें इतने रिलेशंस फॉर्म हो सकते हैं कि बड़े कॉम्प्लेक्स रिलेशन फॉर्म हो जाता है। ठीक है सर। अच्छा, अब प्रॉब्लम क्या होती है, ये रिस्की क्यों लगते हैं ज़्यादा, या रोमो मिन में हाई क्यों असेस होता है? क्योंकि ऑडिटर को ये डर रहता है कि बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स है ना, नॉन मार्केट टर्म्स पे हुए होंगे, या पैसों का लेन देन हुआ ही नहीं होगा, बार्टर ट्रांजेक्शन्स हुए होंगे, उनको रिकॉर्ड ही नहीं करा होगा। ठीक है, अब एक और छोटी सी प्रॉब्लम बताता हूँ। जैसे मैंने तुम्हें बोला रिलायंस में लेट से 300 से ज़्यादा, जो मैं नंबर बोल रहा हूँ ना उतने हो गए, तुम रिपोर्ट देखोगे ना, तुम्हें इतने रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स मिलेगी डिस्क्लोजर में उनके। लेट से मैं बोलता हूँ 300 से ज़्यादा रिलेटेड पार्टी है रिलायंस की। अब 300 से ज़्यादा रिलेटेड पार्टी के में ट्रांजेक्शन एक तो इतने सारे, ऊपर से इनके जो बैलेंसेज है उनको मिलाना बहुत मुश्किल काम है। मतलब इंफॉर्मेशन सिस्टम, अकाउंटिंग सिस्टम इतना इफेक्टिव ही नहीं होता कि सारे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर ले और सारे ट्रांजेक्शन एक्यूरेटली बिल्कुल बिल्कुल मिला पाए। बड़ा मुश्किल काम होता है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ तो सबसे ज़्यादा झोल ही यहीं पे होता है। सबसे ज़्यादा झोल बहुत गंदा वाला यहीं पे होता है, इसलिए हम रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन को हाई रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कैटेगरी में डालते हैं हमेशा। क्या ये बात आपको समझ में आती है? और अगर मैं बात करूँ तो जब आप आर्टिकलशिप करने जाओगे तो स्टार्टिंग में तो आपको ये एरिया टच करने को भी नहीं मिलेगा, इतना रिस्की एरिया होता है। लेकिन जूनियर स्टाफ से क्या होगा ये एरिया। क्या ये बात आपको समझ में आती है? तो रिलेटेड पार्टी क्या होती है, एक डिस्कशन ये अपना है। ठीक है, और उससे रिलेटेड ऑडिट प्रोसीजर्स क्या होंगे, ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ये अपना एक डिस्कशन है। बट मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि सिंपल रिलेटेड पार्टी एक ऐसा एरिया है जो बड़ा कॉम्प्लेक्स है, जिनकी अकाउंटिंग में इश्यूज रहते हैं। ठीक है, जिनके ट्रांजेक्शन्स को ट्रेस करना बड़ा मुश्किल है। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज करो, एक फलाना एंटिटी ने दूसरी एंटिटी जो कि रिलेटेड पार्टी थी सर्विसेज दी, सामने वाले ने पैसे ही नहीं दिए, बोले रिलेटेड पार्टी है ठीक है सर्विसेज दी। अब मुझे बताओ जीएसटी में तो वो सप्लाई काउंट हो जाती है, जीएसटी आ जाता है 18%, पर ट्रांजेक्शन ही रिकॉर्ड नहीं करा। ऐसा होता है मेरे भाई, ऐसा बिल्कुल होता है। ठीक है, थोड़ा बेसिक आपका ध्यान रिलेटेड पार्टी पे चला गया होगा। अब मैं पहले एक बार आपको रिलेटेड पार्टी क्या होती है, क्या डिफाइन कर रखा है, उसके बारे में आपको बताता हूँ। देखो, यहाँ पे आईसीआई ने कभी भी ऐसे 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा नहीं है कि रिलेटेड पार्टी को डिफाइन कर दो। बट मेरे को क्या एक्सपेक्टेशन है कि एक ना एक ऐसा अटेम्प्ट आएगा जहाँ पे या तो रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन पूछ लेंगे 4 नंबर में, या इससे रिलेटेड एमसीक्यूज आपको मिलना स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, तो रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन क्या है? सो अ पार्टी दैट इज आइदर रिलेटेड पार्टी एज डिफाइंड इन द एप्लीकेबल एफआरएफ। मेरे भाई, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंड ने डिफाइन कर रखा है ना, वही तो रिलेटेड पार्टी है। और अगर डिफाइन नहीं कर रखा तो ये चीजें हम बता देते हैं, ये चीजें हम बता देते हैं भाई। ठीक है, अब सर यहाँ पे ये जो सेकंड पॉइंट में जो चीजें बता रखी है ना, क्या वो अलग है? आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, अरे जो एप्लीकेबल एफआरएफ जो एएस इंडिया बताते हैं ना, वैसे ही सारे पॉइंट्स यहाँ पे है, कुछ अलग नहीं है। ठीक है, तो सिंपल क्या बोला, अ पार्टी दैट इज आइदर डिफाइंड एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ। अगर एप्लीकेबल एफआरएफ डिफाइन नहीं करता तो ये चीजें हम बता रहे हैं। ठीक है सर, क्लैरिटी है। अब एक बात कर लेता हूँ मैं तुम्हारे साथ में पहले। एक होगी अपनी रिपोर्टिंग एंटिटी। रिपोर्टिंग एंटिटी कौन होगे? लेट्स से हमारा जो क्लाइंट होगा, ठीक है, और उसके साथ में फिर अपन कुछ और बातें करेंगे। चलो आओ, ध्यान से पढ़ना, मैंने एग्जांपल्स बहुत सारे दे रखे हैं यहाँ पे। पहला, अ पर्सन और अदर एंटिटी दैट हैज कंट्रोल और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थ्रू वन और मोर इंटरमीडिएट्स ओवर द रिपोर्टिंग एंटिटी। मतलब किसी पेरेंट कंपनी का पार्टी ए डायरेक्टली कंट्रोल्स द रिपोर्टिंग एंटिटी एंड इन्फ्लुएंसेस इज फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल डिसीजन। एग्जाम्पल के लिए कोई ए लिमिटेड है, ए लिमिटेड
एक्स लिमिटेड है आपका क्लाइंट, रिपोर्टिंग एंटिटी, उसको प्रॉपर तरीके से कंट्रोल करती है, तो वो क्या है भाई, रिलेटेड पार्टी है। लेट्स से 60% ओनरशिप है इसकी, रिलेटेड पार्टी है। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, इसका उल्टा कर दो, रिपोर्टिंग एंटिटी आपकी जो क्लाइंट है वो ए लिमिटेड का लेट्स से 80% होल्ड करता है, रिलेटेड पार्टी है, रिलेटेड पार्टी है। क्या ये बात आपको समझ में आती है? पर इसके लिए वर्ड क्या यूज हो रहा है, जब अपन डेफिनेशन देखते हैं ना, तो इसके लिए वर्ड क्या यूज हो रहा है, कंट्रोल और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। कंट्रोल और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, इनको इस वाले बॉक्स में अपन ने ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। ये देखो, कंट्रोल एंड सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, बात करेंगे इसके बारे में भी। ए और बी पॉइंट क्लियर है, इजी है। अब आ जाओ सी पॉइंट पे। मैंने सबके एग्जांपल्स दे रखे हैं। सी पॉइंट, सी पॉइंट है लेट्स से एक्स लिमिटेड और ए लिमिटेड। एक्स लिमिटेड लेट्स से रिपोर्टिंग एंटिटी है, इन दोनों का लेट्स से कोई कॉमन ओनर है। कॉमन ओनर है तो एक्स लिमिटेड और ए लिमिटेड क्या हो जाएगी भाई, रिलेटेड पार्टी। या कोई ओनर, जो दो ओनर है ना वो काफी क्लोज फैमिली मेंबर्स है, तो वो भी रिलेटेड पार्टी हो जाएगी। या इनका कोई कॉमन की मैनेजमेंट है, तो ऐसे केस में एक्स लिमिटेड और ए लिमिटेड क्या हो जाएगी, रिलेटेड पार्टी। क्या ये बात आपको समझ में आती है? डन। तो मेरे भाई देख, पहले तो रिलेटेड पार्टी से रिलेटेड 3 पॉइंट दे रखे, मैंने आपको तीनों के एग्जांपल्स दे रखे हैं। सर पहला पॉइंट क्या था, एक्स लिमिटेड इज योर रिपोर्टिंग एंटिटी, उसको कोई कंट्रोल या उस पर कोई सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है अदर एंटिटी का। बी पॉइंट उसका उल्टा कर दो, और सी पॉइंट दोनों पे किसी का कॉमन ओनरशिप है, या ओनर कॉमन ओनर है, या कॉमन ओनर, तो सेम पॉइंट रिपीट करती मैंने, कॉमन ओनर है या जो ओनर्स है वो क्लोज फैमिली मेंबर्स है, या कॉमन की मैनेजमेंट है। ठीक है सर। अब आ जाओ एक एमसीक्यू का पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है 2 नंबर का। सर क्या है, लेट्स से ओएनजीसी, कोल इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लेट्स से इसमें है 70% स्टेक, लेट्स से इसमें है 40% स्टेक। ठीक है। सिग्निफिकेंट कंट्रोल, सिग्निफिकेंट कंट्रोल या सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है इन दोनों कंपनी पे। अब पॉइंट नंबर सी के हिसाब से तो ओएनजीसी और कोल इंडिया विल बी रिलेटेड पार्टी, बट यहां पे एक्सेप्शन दे दिया कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कॉमन ओनरशिप है इन सम कंपनीज, तो यार वो रिलेटेड पार्टी नहीं है, हम इसको एक एक्सेप्शन दे देते हैं। क्या ये बात आपको समझ में आती है? एक्सेप्शन समझ में आया? एक्सेप्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, 2 नंबर का एमसीक्यू यहीं से पूछ लेगा आईसीआई, चट बढ़िया सा मसाला एमसीक्यू बना देगा। बात समझ में आती है? मैंने क्या बोला कि ओएनजीसी और कोल इंडिया को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होल्ड करता है, ठीक है, कंट्रोल या सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। तो आप बोलोगे सर रिलेटेड पार्टी, रिलेटेड पार्टी, यहीं पे एक एक्सेप्शन डाल दिया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर का केस है कॉमन ओनरशिप में, तो भाई नहीं है रिलेटेड पार्टी। वरना सोचो ना, सारी की सारी पीएसयूज एक दूसरे से रिलेटेड पार्टी हो जाती है। ठीक है, क्लैरिटी है? डन। दिस इज योर इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको रीड करके चलना, इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, बात समझ में आती है क्या? ये तुम्हारा टॉपिक है रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन का। अब मैं बात कर लेता हूं कंट्रोल एंड सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। सबके मैंने एग्जांपल दे रखे हैं, क्योंकि मैं एग्जांपल अभी रिपीट कर रहा हूं, तुम्हें याद नहीं रहेगा, कंफ्यूजन होएगा, तो मैंने हर चीज से रिलेटेड एक एग्जांपल लिखवा दिया, अपने नोट्स में एग्जांपल लिख रखे हैं बढ़िया से। कंट्रोल, सर कंट्रोल कब माना जाता है? कंट्रोल कब माना जाता है उसके लिए पहले तुम एग्जाम्पल पढ़ो। अ होल्डिंग कंपनी हैज कंट्रोल ओवर इट्स सब्सिडरी by owning 50% of its voting shares, allowing it to determine financial and operating policies। मतलब जब आपके पास में फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग पॉलिसीज को गवर्न करने की पावर होती है ना, तो आप कंट्रोल बोलते हो। मतलब आप इन्फ्लुएंस कर रहे हो, बेसिकली फाइनेंशियल ऑपरेटिंग पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस कर रहे हो, देन दैट इज द केस ऑफ कंट्रोल। ठीक है। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस कब होता है सर? व्हेन यू हैव द पावर टू पार्टिसिपेट इन द फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग पॉलिसी डिसीजन।
बहुत बेसिक डिफरेंस है। कंट्रोल में आपके पास में गवर्न है भाई, ये पॉलिसी हम ऐसे करेंगे, पर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस में यू हैव द पावर टू पार्टिसिपेट। तुम्हारे पास में ओनरशिप थी, लेट्स से 25% ओनरशिप थी, तुम्हारे पास में पार्टिसिपेट करने की पावर है, बट यू डोंट हैव द गवर्नेंस पावर। क्या ये बात आपको समझ में आती है? इन दोनों में बेसिक डिफरेंस यही है, कंट्रोल एंड सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। पॉइंट्स के लिए एक बार इसको रीड करना, वीडियो को पॉज कर लो, इसको एक बार रीड कर लेना। ठीक है, कंट्रोल में पावर टू गवर्न एंड सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस में पावर टू पार्टिसिपेट इन द फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग पॉलिसीज। ठीक है, देन अब इसी से रिलेटेड और इन्होंने पॉइंट्स बोले, रिलेशनशिप्स इंडिकेटिंग कंट्रोल और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। कब दिखेगा कि भाई कंट्रोल है या सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था। तो पहला पॉइंट तो बड़ा इजी दिया, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इक्विटी होल्डिंग्स और अदर फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन द एंटिटी। इन्वेस्टर होल्डिंग 40% इक्विटी स्टेक इन द रिपोर्टिंग एंटिटी, या जो रिपोर्टिंग एंटिटी है उसका स्टेक किसी और में है। एंटिटीज होल्डिंग ऑफ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इक्विटी और अदर फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन अदर एंटिटीज। ठीक है, अपोजिट हो गए। तीसरा, बीइंग पार्ट ऑफ दोज चार्ज विद गवर्नेंस और की मैनेजमेंट। टीसीडब्ल्यूजी या की मैनेजमेंट के जो भी पार्ट होते हैं ना, वो एंटिटी के क्या होते हैं, रिलेटेड पार्टीज होती है। ठीक है सर। फोर्थ, बीइंग अ क्लोज फैमिली मेंबर ऑफ एनी पर्सन रेफर टू इन सब पैराग्राफ 3। इनमें जितने भी मेंबर है, राजू, श्याम, बाबू राव, सबके क्लोज फैमिली मेंबर्स भी रिलेटेड पार्टी में आ जाएंगे। ठीक है सर। एंड फिफ्थ, हैविंग अ सिग्निफिकेंट बिजनेस रिलेशनशिप विथ एनी पर्सन रेफर टू इन सब पैराग्राफ 3। सब पैराग्राफ 3 से रिलेटेड ही पॉइंट है। अ मेजर सप्लायर ओन्ड बाय अ की मैनेजमेंट पर्सनल ऑफ द रिपोर्टिंग एंटिटी। मतलब इसका लेट से कि एक्स लिमिटेड का कोई डायरेक्टर है, एक्स लिमिटेड के डायरेक्टर का कोई सिग्निफिकेंट बिजनेस रिलेशनशिप है, हैविंग अ सिग्निफिकेंट बिजनेस रिलेशनशिप विथ एनी पर्सन रेफर्ड। ठीक है, मतलब उसकी जितने भी बिजनेस रिलेशनशिप्स हो गई ना, वो सारे रिलेटेड पार्टी में आ जाएंगे। अ मेजर सप्लायर ओन्ड बाय अ की मैनेजमेंट पर्सनल ऑफ द रिपोर्टिंग एंटिटी। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट और हो गए जो आपको ध्यान में रख के चलना है, कंट्रोल और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। अब एक बार जब अपन पढ़ते हैं ना, तो अपन को लगता है सर ये कैसे याद होगे, क्या होगे, बट आप इसको दो बार खुद से एक बार रीड कर, दो बार रीड कर लोगे ना, एग्जाम्पल्स मैंने सारे दे रखे हैं, आपको बड़ा ईजी लगेगा। मोस्टली क्या एमसीक्यू आने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। एमसीक्यू आने तो अपन आइडेंटिफाई कर सके। एंड एमसीक्यू की जगह एक क्वेश्चन क्या आ सकता है कि 4 नंबर का रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन पूछ ले, या कंट्रोल या सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस से रिलेटेड आपसे पॉइंट्स पूछ ले। पॉइंट इज क्लियर? पॉइंट इज क्लियर? क्या ये बात आपको समझ में आती है? देन क्विकली मैंने आपको ये चीज़ कवर करवा दी है। ठीक है, जैसे मैं इसको भी, जैसे डिटेल बैच होता है ना, तो इसके पूरे चार्ट्स बनवाता हूँ, बट ठीक है, अभी अपना काम हो जाएगा। रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन एंड कंट्रोल एंड सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। ठीक है सर। अब बात करते हैं 3 बेसिक टॉपिक पे, नेचर ऑफ रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स एंड ट्रांजेक्शन्स। देखो प्रॉब्लम क्या होती है, जो आरपीटी ट्रांजेक्शन्स होते हैं ना, वो हमेशा यहाँ पे हाई रोमम होता है, हाई रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट असेस होता है। तो तुम बोलोगे सर वाई, वाई सो? तो ये टॉपिक इसी से रिलेटेड बात कर रहा है। Many related party transactions occur in the normal course of business and may carry no higher rumum। क्या बोला कि सर बहुत सारे रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स नॉर्मल आर्म्स लेंथ पे हो गए, जैसा रूटीन में होता है, तो वहां पे तो कोई दिक्कत नहीं है, वहां पे तो कोई दिक्कत नहीं होती है। बट मतलब ऐसा नहीं कि हर रिलेटेड पार्टी विल बी हाई रोमम, बट कुछ ऐसे पॉइंट्स के कारण रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स में रोमम हाई होगा। सर कौन कौन से? फर्स्ट, कॉम्प्लेक्स रिलेशंस। कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स मतलब उनका जो रिलेशनशिप स्ट्रक्चर है ना, बड़ा कॉम्प्लेक्स है। एक्सटेंसिव एंड कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर इंक्रीजिंग ट्रांजेक्शन्स कॉम्प्लेक्सिटी। सेकंड, इनइफेक्टिव इंफॉर्मेशन सिस्टम। जो अकाउंटिंग सिस्टम है ना, वो अकाउंटिंग सिस्टम इतना अप्रोप्रिएट ही नहीं है कि वो ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई करे, ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करे, ट्रांजेक्शन्स जो बैलेंसेज है उनको मिला ले। थर्ड, नॉन मार्केट नॉन मार्केट टर्म्स। बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स नॉन मार्केट टर्म्स में हो जाते हैं, लेट्स से विदाउट कंसिडरेशन हो गए। एक्स लिमिटेड ने वाई लिमिटेड, दोनों रिलेटेड पार्टी थी, एक्स लिमिटेड ने वाई लिमिटेड को कोई सर्विसेज दी, बोला पैसे वैसे नहीं चाहिए। ठीक है, जीएसटी में तो सप्लाई होता है, बट इसको बुक ही नहीं करा। इसलिए कुछ ट्रांजेक्शन्स, कुछ
ट्रांजेक्शन्स के रिलेशनशिप्स के कारण, मतलब या रिलेशनशिप्स का नेचर या ट्रांजेक्शन्स के नेचर के कारण ये वाला एरिया क्यों होता है, ये वाला एरिया हाई रूमम वाला होता है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट यहाँ पे ज़्यादा होता है। 3 पॉइंट क्या है, कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स, इनइफेक्टिव अकाउंटिंग सिस्टम, एंड थर्ड नॉन मार्केट टर्म्स। क्या ये बात आपको समझ में आती है? क्या ये बात आपको समझ में आती है? क्लैरिटी है? डन। अच्छा, अब ऑडिटर को ये समझ में आया कि अच्छा भाई कुछ कुछ फैक्टर्स के कारण रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड ने बोला भाई ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर ऑडिटर को क्या करना चाहिए। तो ऑडिटर को क्या करना चाहिए, इससे रिलेटेड यहाँ पे एक रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स दे रखे हैं, जहाँ पे ऑडिटर भर भर के इंक्वायरी करेगा। जहाँ पे ऑडिटर क्या करेगा, इंक्वायरी करेगा। सर इंक्वायरी क्या करेगा, पहले मैनेजमेंट से इंक्वायरी करेगा और मैनेजमेंट को बोलेगा यार मेरे को है ना तू लिस्ट दे यार, तेरी रिलेटेड पार्टी की लिस्ट दे और मेरे को बता पिछले साल और इस साल में कौन कौन सी नई रिलेटेड पार्टी आई है और कौन कौन सी रिलेटेड पार्टीज नहीं है। सिंपल। यार हमें पता है कि उसकी रिलेटेड पार्टी, हम बोलेंगे मैनेजमेंट यार इधर आ यार, तू यार मेरे को रिलेटेड पार्टी की लिस्ट दे, बता क्या क्या चेंजेस हुए पिछले साल के कंपैरिजन में। सर ये लिस्ट, अच्छा नेचर बता यार इनका, इनके बीच में क्या क्या रिलेशनशिप है, होल्डिंग सब्सिडरी गई है, एसोसिएट, जेवी, या और क्या है। अच्छा टीसीडब्ल्यूजी, टीसीडब्ल्यूजी के मेंबर्स है ये, टीसीडब्ल्यूजी जो टीसीडब्ल्यूजी के पार्ट है क्या ये, इसलिए है क्या ये। भाई हम उनसे पूछ रहे हैं नेचर ऑफ रिलेशनशिप बता भाई, कैसे है ये रिलेटेड पार्टी। बताया उसने, फिर बोलते हैं अच्छा चल बता यार पूरे साल भर में क्या काम हुआ, पूरे साल भर में काम क्या हुआ और क्यों हुआ, ये भी बता। मतलब मैनेजमेंट को बिठाया, बोला मैनेजमेंट पहले तो चाय मंगा दो बढ़िया सी और बताते जाओ, मेरे क्वेश्चंस का आंसर करते जाओ, रिलेटेड पार्टी बताओ, लिस्ट दो, प्रायर पीरियड से क्या चेंजेस हुए, ठीक है, ये नेचर ऑफ रिलेशनशिप बताओ, नेचर ऑफ रिलेशनशिप्स अंडरस्टैंड करो। तीसरा, ट्रांजेक्शन्स कितने हुए, ट्रांजेक्शन जितने भी हुए उनका क्या पर्पस था, उनका पूरी अंडरस्टैंडिंग आपको लेनी है। सर ये सब क्यों, जैसे मैं तुम्हें एक बेसिक बात बताता हूँ, तुमने कंसोलिडेशन पढ़ा होगा, तो जैसे कोई रिलेशंस एसोसिएट होता है, कोई रिलेशन सब्सिडरी होता है, तो सबके अकाउंटिंग के ट्रीटमेंट में अलग अलग फंडामेंटल आ जाते हैं। ठीक है, सीए फाइनल में हम इसको ग्रुप ऑडिट में पढ़ाते हैं, इसलिए ये अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है सर, हमने अंडरस्टैंडिंग कर ली। सर अंडरस्टैंडिंग यहीं तक ही करनी है, मैंने कहा नहीं, अंडरस्टैंडिंग तुम्हें मैनेजमेंट की कंट्रोल्स की भी करनी है। मैनेजमेंट के कंट्रोल्स क्या है रिलेटिंग टू रिलेटेड पार्टी, ये तुम्हें और इंक्वायरी करनी है, इससे रिलेटेड और अंडरस्टैंडिंग लेनी है। ठीक है, बड़ी इजी पॉइंट है। पहला पॉइंट, कंट्रोल को समझना है टू आइडेंटिफाई अकाउंट फॉर एंड डिस्क्लोज रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप एंड ट्रांजेक्शंस, मतलब कंट्रोल्स रिलेटिंग टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ आरपीटी, रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन्स, उनकी प्रॉपर तरीके से अकाउंटिंग, प्रॉपर तरीके से डिस्क्लोजर, इनसे रिलेटेड जितने भी कंट्रोल्स है उसकी अंडरस्टैंडिंग लेना। ठीक है, डन। सेकंड, ऑथराइजेशन एंड अप्रूवल प्रोसेस, यार जो भी ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं ना रिलेटेड पार्टी के बीच में, उनको ऑथराइज कौन कर रहा है, उनको अप्रूव कौन कर रहा है, ये समझना। तीसरा, रिव्यू कंट्रोल्स ओवर नॉन स्टैंडर्ड ट्रांजेक्शन आउटसाइड द नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन, मतलब जो रेगुलर नेचर के ट्रांजेक्शन्स नहीं है, नॉन स्टैंडर्ड ट्रांजेक्शन, मार्केट टर्म्स पे वाले ट्रांजेक्शन नहीं, जो रिकरिंग ट्रांजेक्शन्स नहीं है, उनसे रिलेटेड कंट्रोल्स को कौन देख रहा है उसका रिव्यू करना। क्या ये बात आपको समझ में आती है? क्या ये बात आपको समझ में आती है? सिंपल पॉइंट है यार। भाई तुम पहले तो कंट्रोल्स बताओ कि तुम ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई कैसे करते हो, रिकॉर्ड कैसे करते हो, डिस्क्लोजर कैसे करते हो एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ। दूसरा बताओ ऑथराइज कौन कर रहा है, अप्रूव कौन कर रहा है। तीसरा बताओ नॉन स्टैंडर्ड ट्रांजेक्शन्स को रिव्यू करो कि भाई उससे रिलेटेड कंट्रोल्स क्या है। क्या ये बात आपको समझ में आती है? डन, क्लैरिटी है। ये तुम्हारा एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो गया है। ठीक है, डन। भाई टॉपिक बड़ा आसान है, बस इसमें रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन है, उससे रिलेटेड मैंने एग्जांपल्स तुम्हें दे दिए, बाकी ये दो टॉपिक अपन ने बहुत लॉजिकली फॉर्म में समझने की कोशिश करी है। ठीक है, मतलब अगर तुम्हें ना थोड़ा सा दिमाग लगा के चीज़ को पढ़ोगे ना तो वो याद होएगी। सीधे रट्टाफिकेशन करोगे ना वो ऊपर से निकल जाएगी, वो गजनी हो यार तुम, 18-20 दिन में गायब हो जाएगा वो सब। बट यही अगर तुमने लॉजिकली सोचने की कोशिश करी कि एज अ ऑडिटर अगर यार हम होते तो यार हम क्या करते।
तो जो तुम करते, जो तुम सोचोगे ना, वो अपना आंसर यहाँ पे निकलेगा। क्या ये बात आपको समझ में आती है? डन। अब एक लास्ट टॉपिक है वेरीफाइंग द एग्जिस्टेंस ऑफ रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स एंड ट्रांजेक्शन्स। यार रिलेटेड पार्टी की जो एग्जिस्टेंस है हमें वेरीफाई करनी है, तो हमें कहा कौन कौन से डॉक्यूमेंट से वेरीफाई हो सकता है, ये क्वेश्चन है। जैसे क्या, अच्छा क्वेश्चन कैसा आता है, ये लैंग्वेज ये लैंग्वेज आपको क्वेश्चन में मिलती है और बोलता है एक्सप्लेन करो। During the audit, the auditor shall maintain alert for related party information while reviewing records and documents. He may inspect the following records or documents which that may provide information about the related party relationships and transactions. मतलब हमको कुछ डॉक्यूमेंट एग्जामिन करने हैं जो वेरीफाई कर सके कि यस रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स है या नहीं है। सर क्यों 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 सर, मैनेजमेंट ने बताई तो थी लिस्ट, अभी तो बस सर हम पढ़ के आए। मैंने कहा मेरे भाई, मैनेजमेंट ने जो लिस्ट बताई वो तो ठीक है, तू भी तो प्रोसीजर्स लगाएगा कि यार मैनेजमेंट छुपा तो नहीं रहा कुछ ट्रांजेक्शन्स को। इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स देखेगा, टॉपिक ये है। तो टॉपिक बड़ा आसान है, देखो इनकम टैक्स की रिटर्न, इनकम टैक्स की रिटर्न्स में तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है। शेयर होल्डर्स के रजिस्टर्ड, कोई सेबी ने कोई इन्फॉर्मेशन मांगी तो सेबी में कोई इन्फॉर्मेशन मांगी, एंटिटी ने दी, उसको एक बार एग्जामिन कर लो, ठीक है। मैं पहले इजी इजी करवा देता हूँ तुम्हें। एंटिटी के कोई इन्वेस्टमेंट, एंटिटी ने कहाँ का इन्वेस्टमेंट कर रखा है, सर उससे क्या पता पड़ेगा, अरे एसोसिएट्स जेवी सब्सिडरी, इनका रिलेशन कैसे आइडेंटिफाई होता है, एंटिटी के इन्वेस्टमेंट से, ठीक है। फिर कॉन्ट्रैक्ट एंड अग्रीमेंट्स नॉट इन द एंटिटीज ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, वो भाई जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं होगे ना, वो खतरनाक ही होगे, वहाँ पे आरपीटी की खुशबू आने लग जाएगी तुम्हें। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी एक्वायर्ड बाय द एंटिटी, भाई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी हर किसी की लेते हैं या मिलने वालों की लेते हैं, सोच के देखो। इंटरनल ऑडिटर रिपोर्ट को तुम एग्जामिन कर सकते हो, ठीक है सर। अब बाकी के पॉइंट्स क्या है, कॉन्ट्रैक्ट एंड अग्रीमेंट विद की मैनेजमेंट और दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस, टीसीडब्ल्यूजी या की मैनेजमेंट से स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट्स तुम देख सकते हो। कोई प्रोफेशनल एडवाइजर्स के तुम इन्वॉइसेस को देख सकते हो। सर क्यों, क्योंकि इससे रिलेटेड सपोज करो तुमने कोई प्रोफेशनल एडवाइजर्स हायर कर रखा हो तो उसके बिलिंग देख सकते हो। सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रैक्ट रीनेगोशिएटेड, यार जो चीज़ तुम 1000 में बेच रहे थे, अब तुम वही चीज़ 600 रुपये में बेच रहे हो, ऐसा क्यों भाई, ऐसा क्या हो गया। ये ऐसा तो नहीं है टैक्स एविजन की कोशिश करिए आरपीटी ट्रांजेक्शन्स के थ्रू। डॉक्यूमेंट्स एसोसिएटेड विद द एंटिटीज फाइलिंग विद द सिक्योरिटीज रेगुलेटर, बेस्ट एग्जांपल है प्रोस्पेक्टस। क्या ये बात आपको समझ में आती है? डन। सो माय डियर स्टूडेंट्स, रिलेटेड पार्टी, ये जो स्टैंडर्ड है ना, ये स्टैंडर्ड पहले तुम्हें समझना पड़ेगा, इसकी गहराई में जाना पड़ेगा, उसके बाद में पॉइंट्स बड़े आसान लगेंगे। अदरवाइज स्कोर करना डिफिकल्ट हो जाएगा, इजी स्टैंडर्ड भी कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा अगर समझा हुआ नहीं है तो। समझ में आती है क्या? दिमाग में सिंपल बताओ यार, रिलेटेड पार्टी मतलब खतरनाक चीज, खतरनाक चीज क्यों, कॉम्प्लेक्स एरिया है, इंफॉर्मेशन सिस्टम अकाउंटिंग सिस्टम इतना अप्रोप्रिएट नहीं है, बड़ी प्रॉब्लम्स की पोजीशन है, तो ऑडिटर क्या करेगा सर, ऑडिटर अंडरस्टैंडिंग लेगा, सबसे पहले इंक्वायरी करेगा मैनेजमेंट से, अरे कौन है रिलेटेड पार्टी, नेचर क्या है बताओ, क्यों ट्रांजेक्शन्स करा है, अप्रूवल किसने दिया है, ऑथोराइजेशन किसने दिया है, नॉन स्टैंडर्ड ट्रांजेक्शन को कैसे रिव्यू करते हो, ये सारी बातों की वो समझेगा रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। देन सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स में वो इंस्पेक्शन करेगा कुछ फर्दर डॉक्यूमेंट्स के, जिसके बहुत सारे एग्जांपल्स अपन ने भी देखे, ठीक है। एंड एक पॉइंट जो गवर्नमेंट वाला मैंने तुम्हें बताया ना, यहाँ से तुम्हारा 2 नंबर का एमसीक्यू मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। मैं तो कहता हूँ अगले 2 अटेम्प्ट में यहाँ से एक एमसीक्यू आएगा ही आएगा, 100% आएगा ही आएगा, ठीक है। डन। सो दिस कंप्लीट्स आर ऐसे 550। क्विकली अपन ने ऐसे 550 को कवरअप कर लिया है। 5 स्टैंडर्ड अपन ने चैप्टर नंबर 4 के भी कवर अप कर लिए, अराउंड अराउंड 8 नंबर, 8 से 10 नंबर की अपनी तैयारी इस चैप्टर की हो चुकी है। 18 नंबर का वेटेज है इस चैप्टर का, ठीक है। तो 8 नंबर के अपन ने स्टैंडर्ड्स कवर कर लिए है, कर लिए ब्रो, ठीक है। तो भाई रिवाइज कर रहे हो नहीं कर रहे हो तुम, देखो कितनी क्लासेस कर लो, किसी की भी क्लासेस कर लो, कितना ही टीचर आप पे आपको पढ़ाने में मेहनत कर ले, जब तक तुम खुद से नहीं पढ़ोगे, खुद से रोज रिवाइज नहीं करोगे, सेल्फ स्टडी पे फोकस नहीं करोगे, यही इंस्टाग्राम की रीलें देखते रहोगे, तो ऐसे काम नहीं चलेगा मेरे भाई। बाबू सोना तो बाद में भी हो जाएगा, ठीक है, बट ये पढ़ाई नहीं हुई ना, तो बाबू सोना कहने वाले भी इधर उधर निकल जाएंगे। रियलिटी है ये, ठीक है, पढ़ाई कर ले, पढ़ाई।
ज़्यादा टाइम नहीं है मई अटेम्प्ट में। सितंबर अटेम्प्ट वालों तुम क्या सोच रहे हो, तुम्हारे पास में भी ज़्यादा टाइम नहीं है, टाइम बड़ा जल्दी भागता है। तो जितनी मेहनत कर सकते हो ना उतनी कर लो, उसके बाद में आर्टिकलशिप वाला पीरियड बहुत अच्छा जाता है। ट्रस्ट मी, सबसे अच्छा पीरियड आर्टिकलशिप का तभी जाता है जब भाई साहब बड़ी दोनों ग्रुप आराम से निकल गए, बढ़िया फर्म में अपन आर्टिकलशिप कर रहे हैं, काम वाम सीख रहे हैं, आउट स्टेशन ऑडिट जा रहे हैं, माहौल बनता है तब। उसके लिए अभी पढ़ना पड़ेगा, एक्सक्यूज नहीं चाहिए। सर ये लेंदी है, वो चैप्टर इतना लेंदी है, अरे कैसे काम चलेगा मेरे भाई। ऑल इंडिया रैंक भी आते हैं ना, वो बच्चे भी पढ़ते हैं ना। तुम्हें भी लाना है नहीं लाना है ऑल इंडिया रैंक? अच्छा चलो ऑल इंडिया रैंक नहीं तो एग्जामिशन लानी है नहीं लानी है ये बताओ यार। एग्जामिशन की तैयारी करो, पास तो तुम हो जाओगे, बट मेक श्योर यू आर कवरिंग ICAI स्टडी मटेरियल क्वेश्चंस, RTPs MTPs क्वेश्चंस ऑफ लास्ट 3 to 4 अटेम्प्ट। ये मस्ट क्वेश्चन है जो मैं बार बार बोलता हूँ, बार बार बोलता हूँ। ठीक है, चलो, ऑल द बेस्ट।